नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 30 जवान शहीद, कई घायल। आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस से टकराई विस्फोटकों से भरी गाड़ी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। पुलवामा में आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने की हमले की कड़ी निंदा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सीआरपीएफ के डीजी से फोन पर की बात। कल करेंगे प्रदेश का दौरा। एनएसए अजीत डोभाल ने लिया स्थिति का जायजा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 6 में से 3 मामले दिल्ली सरकार, 2 मामले उपराज्यपाल के पक्ष में। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले संबंधी मामले पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। और महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई में कमी के बाद थोक महंगाई दर भी 10 महीने के निचले स्तर पर। जनवरी में 2.76% रही थोक महंगाई दर। ईंधन और खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी का असर। और खबरों की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 30 जवान शहीद हो गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे शहीद जवानों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्थित अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और आतंकियों ने हाईवे पर विस्फोटकों से लदी गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले में शामिल गाड़ी में टक्कर मारी, जिसके बाद विस्फोट हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिस बस के साथ टक्कर की गई उसमें 39 जवान सवार थे। इसके बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के वाहनों पर गोलियां भी बरसाई। हमले में कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया, तब जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था, जिसमें 78 वाहनों में करीब 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। ये जवान छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। हमले के बाद घाटी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और पुलवामा में मौजूद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अन्य कंपनियां भी अवंतीपुरा पहुंच गई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक भी रोक दिया गया है और आसपास के इलाकों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकी की पहचान भी कर ली गई है, जिसका नाम आदिल अहमद बताया जा रहा है, जो पुलवामा के ही काकापोरा इलाके का रहने वाला है। अहमद पिछले साल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. Okay. So we are going to carry out a professional post-blast investigation. पुलवामा आतंकी हमले पर क्या कहना है सरकार और विभिन्न दलों का, आइए सुनते हैं। No, certainly this is a dastardly act.
and done out of desperation. There is no second opinion about it, just as rightly the Honorable Prime Minister has said, the Honorable Home Minister has said, this is not going to be spared. Nobody is going to be spared. Those who have done this, those who have perpetrated, those who have supported it. और ये जानकर ही इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, ये देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। आतंक के खिलाफ जो पिछले कुछ वर्षों में एक ज़बरदस्त हमने जंग छेड़ी है, उसकी काफ़ी बड़ी सफलता हमको मिली है। बड़ी संख्या में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की सफलता मिली है और एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार की असहाय स्थिति आज आतंकवाद के अंदर है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते इन्होंने इस प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दिया है। इसके लिए उनको जो भी इन चीज़ों के विषय में विचार करके जो भी उचित कार्रवाई करना है, जरूर हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करेगा। शहीद जवानों के लिए और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। और इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के लिए ये दुख की घड़ी है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना जताई है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि ऐसी घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है और आतंकियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। पुलवामा में जवानों की शहादत पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गहरा शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले से वो स्तब्ध हैं। उपराष्ट्रपति ने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई और हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने हमले में घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस हमले को कायराना हरकत बताया है और इसकी कड़ी निंदा की। अरुण जेटली ने ट्विटर पर संदेश लिखते हुए शहीदों की बहादुरी को सलाम किया है। उन्होंने लिखा कि मुश्किल वक्त की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। अरुण जेटली ने घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और इसके अलावा लिखा कि आतंकियों को उनके इस जघन्य अपराध के लिए बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्योरान का। रविंद्र, इस वक्त क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? वहां से क्या कुछ जानकारी आ रही है जम्मू से इस बारे में फिलहाल? जी अभिलाषा, देखिए हम लोग इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निवास स्थान पर खड़े हैं और अभी जो आईबी के डायरेक्टर हैं वो अंदर गए हैं। लगातार बातचीत जो है वो चल रही है और गृह मंत्री NSA अजीत डोभाल सत्यपाल जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जिस तरीके की सिचुएशन बनी है। इसके अलावा जो ग्राउंड है वहां पर जो खबर अभी आई है कि करीब 30 जवानों के शहीद होने की अभी तक की जो सूचना है वो मिली है। सीआरपीएफ, सेना और लोकल पुलिस है, उनकी मदद से लगातार इलाके में जो अवंतीपुरा का इलाका है जो श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जब श्रीनगर वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी हैं कि जिस तरीके से एक पैगाम के माध्यम से इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अंजाम देने के पीछे जैसे मोहम्मद का हाथ है, उसकी अभी जांच की जा रही है। NIA जो है उसको इसमें जांच में इन्वॉल्व कर लिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इस बात की कोशिश
रही है जानने की कि आखिर इनका जो मॉड्यूल था वो जैश ए मोहम्मद के जो पिछले उन्होंने जो क्लेम किए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे मिलता जुलता है कि नहीं है। इस पर लगातार आईईडी का देखिए इसमें इस्तेमाल हुआ है और जो लोकल आतंकी जिसका नाम आदिल मोहम्मद बताया जा रहा है उसका इंडिपेंडेंट अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि वो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और जैश ए मोहम्मद ने खुद अपने इस बात की हालांकि जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक इसकी सरकार की तरफ से इस बात को सत्यापित नहीं किया गया है कि ये आतंकी हमला किसकी तरफ से किया गया है। देखिए जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही थी भारत की तरफ से, चाहे करतारपुर कॉरिडोर खोल के किया गया हो या अलग अलग इमरान खान जब से आए हैं वो लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि भारत के साथ शांति के लिए वो पहल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है जिसमें एक बड़ा हमला करीब 2500 जवानों का जो एक कॉन्वॉय आ रहा था उसमें कई बसें थी और उस कॉन्वॉय पर जिस तरीके से ये कायराना अंदाज में एक हमला किया गया है उसके बाद जो पीस प्रोसेस अगर कहीं चल सकने की स्थिति में था तो उसको जरूर देखिए झटका लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सबने इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है और जिस भी तरीके से जो परपेट्रेट्स हैं उनको जस्टिस जो है तक पहुंचाया जाएगा। जो शहीद हुए हैं उन लोगों के साथ साथ जो घायल अवस्था में फिलहाल जो हैं उन लोगों को सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखें रविंद्र, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं जो पूर्व सचिव रहे हैं आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के। अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले इस हमले के बारे में, क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है उसे आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि उरी से बड़ा हमला है ये। अभिलाषा जी मैं बहुत दुखी हूँ, भयंकर हमला था और 3-4 मैं बातें बताऊंगा। मैं आंतरिक सुरक्षा से जूझता था, इस देश को सुरक्षित रखने की मैंने प्रयत्न किए हैं कई साल तक जी। कश्मीर से भी मैं जूझा हूँ 8-9 साल से, श्रीनगर में भी काम किया है और दिल्ली से भी लेके। एक बात मैं कहूँगा ज़रूर, देखिए कहीं भी आतंकवाद से सेना की कार्रवाई से नहीं होता, सुलझाव नहीं होता है। आप सिर्फ सेना पे नहीं छोड़ सकते जी। आप लोगों तक पहुंचिए और वहां से उनके पूछिए क्या है, बात करिए। बिना बात के जरिए के कुछ नहीं होगा। और देखिए पाकिस्तान आर्मी की रोजी रोटी का सवाल है, वो नहीं छोड़ेंगे, वो कश्मीर को ठंडा नहीं होने देंगे। ये मान के चलिए रोज न रोज करेंगे। बहुत साल तक ऐसा हमला नहीं हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2500 हमारे सीआरपीएफ के जवान एक कॉन्वॉय में जो जम्मू से श्रीनगर के लिए एक रूटीन होता है क्यों गए, और दूसरी तरफ से क्यों आने दी गाड़ियां? जब आर्मी का मूवमेंट होता है वो नहीं आने देते। आर्मी को एयरलिफ्ट किया जाता है, हमारे पुलिस वाले जो जवान हैं उनके पास एयरक्राफ्ट्स नहीं है तो वो गए थे। देखिए और ये जो आरडीएक्स है जो भी जमाया गया था उस गाड़ी में, उसमें लोकल सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। सब कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस कहना बहुत आसान है। इंटेलिजेंस के 2 मुद्दे होते हैं, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है। हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस में बहुत दूरी हमें फैसला करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है और इमेज इंटेलिजेंस है, सब तरफ एकदम नजर रखनी पड़ेगी। और देखिए लोगों को साथ रखना पड़ेगा। अनिल जी अगर हमले की मॉडस ऑपरेंडी अगर हम देखें हल नहीं कर सकती, तो क्या आपको कोई नई बात इसमें लग रही है? कुछ क्या पूछना चाहती हैं अनिल जी? इस हमले की मॉडस ऑपरेंडी अगर देखें, कोई नई बात आपको इसमें लग रही है या फिर जिस तरह से पहले भी हमलों को अंजाम दिया गया है ठीक उसी तरह से जी उसी तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया? हम आपके पास लौट रहे हैं इस वक्त। आइए न्यूज़ रूम का हम रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आप काफ़ी सुरक्षा मामलों से जुड़े रहते हैं, उस पर जानकारी जुटाते रहते हैं। आज के हमले को अगर देखा जाए, क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आ रही है? इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आ रही है? कैसे आर्मी को जाने दिया गया, इतने बड़े कॉन्वॉय को कैसे जाने दिया गया? क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए, दो चीज़ें हैं अभिलाषा यहाँ पर, और जिस तरह से अनिल चौधरी जो कि भूतपूर्व जो सेक्रेटरी रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी और इन सब मामलों को देखते रहे, जैसा कि उन्होंने कहा कि जहाँ इंटेलिजेंस फेलियर की बात होती है तो वो दो तरह की होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस फेलियर की बात, इस तरह का हमला जब होता है तो हर बार ये बात उठती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है जो कि अनिल चौधरी जी ने कहा, और उसकी हालांकि पुष्टि जब इस पूरे हमले की जाँच होगी और जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर राज्य पुलिस हो या फिर आर्मी वहां पर मौजूद है, तो उसके बाद पता चल पाएगा कि ये कॉन्वॉय किस तरह से चल रहा था, कितनी गाड़ियां इसमें थी और क्यों उनको इस तरह से चलने की क्लियरेंस दी गई। अगर मिली थी क्लियरेंस तो उसमें कहां चूक हुई। लेकिन इस चूक के अलावा जो एक और बड़ी चीज जो इस वक्त सामने आ रही है, अगर मैं अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि इस वक्त जो जिसे कहा जाए शहीदों की जो संख्या है, वो अब से थोड़ी देर पहले जो आधिकारिक रूप से एजेंसी के माध्यम से जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक लगभग 30 थी, लेकिन उसमें जो गैर आधिकारिक सूत्र हैं उनके मुताबिक ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस वक्त पिछले 2 दशक में सबसे बड़ा हमला, आतंकी हमला जिसे कहा जाए, जम्मू कश्मीर का हो सकता है, क्योंकि 2001 में श्रीनगर में जो विधानसभा है उसमें एक कार बम धमाका हुआ था जिसमें 39 लोगों की मौत हुई थी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और जहां तक रही बात कि किसने जिम्मेदारी ली है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और उसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है, तो हमने देखा पिछले कुछ महीनों में नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर में जो तैनात हैं अलग अलग, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर आर्मी के जवान हो या फिर राज्य पुलिस बल भी हो, उन सब ने एक साथ मिलकर जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ एक मोर्चा संभाला था और जिस तरह के ऑपरेशंस हो रहे थे लगातार, उससे ज़रूर ये साफ नज़र आ रहा था कि आतंकियों के हौसले कहीं ना कहीं पस्त हो रहे हैं। एक नए तरीके से जो नई रिक्रूटमेंट की जो ड्राइव चल रही थी उसमें भी कुछ बीच में ज़रूर कुछ कमी आई थी। तो इसे एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक जिसे कहा जाए जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से माना जा सकता है। जैसे कि मेरे सहयोगी रविंद्र बता रहे थे कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ज़रूर ली है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि जैश ए मोहम्मद ने आधिकारिक रूप से इसकी इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली हो। तो इसके कई सारे पहलू हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जिसे कहा जाए सबसे पहली जो बात है वो ये कि वहाँ जो घायल जवान हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जाए और जो ये मॉड्यूल है जिस तरह से जो सुरक्षा जो बल वहाँ तैनात हैं, अलग अलग फोर्सेस हैं, वो अपने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से इन मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और अब से थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से कुछ टुकड़ियां अवंतीपुरा की तरफ गई हैं, तो सीधे तौर पे कार्रवाई ये जो आतंकी मॉड्यूल है इनके खिलाफ भी शुरू हो चुकी है नजर, और इसका नतीजा शायद जल्द ही कुछ न कुछ सुनने और देखने को। बिल्कुल, और जल्दी से विशाल जानना चाहेंगे आपसे कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है ऐसे में उस इलाके में बहुत चैलेंजिंग भी होता है सर्च ऑपरेशन को चलाना, क्या कुछ जानकारी उस बाबत मिल रही है? क्या उम्मीद करें अभी कल तक के लिए, जब तक दौरे होंगे सभी मंत्रियों के, खासतौर पे गृह मंत्री की, तब तक कोई एक अहम लीड हाथ में लगे, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान होगा हमारे जवानों का? बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, अलग अलग एजेंसी इन पे अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। ये आतंकी हमले किसने किया, किस तरह से किया गया, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, उसमें क्या लीड मिल सकती है, और इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जो बाकी आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको लेकर जो ऑपरेशन चल रहे थे। जहाँ तक रात में ऑपरेशन चलने की बात अभिलाषा, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में ये नहीं बल्कि हर जगह रात में ऑपरेशन इस तरह का चलाना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो इस बात में पूरी तरीके से निपुण हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में भी जो आतंकी हैं उनसे लोहा लिया जा सकता है, वो अगर कहीं छिपे हों तो उनको वहां से कैसे निकाला जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सब कार्रवाई जरूर चलेगी। और इसके अलावा आपने कहा कि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, कल गृह मंत्री स्वयं पहुंचेंगे। उसके अलावा जो गृह सचिव हैं उन्होंने अपना भूटान का जो दौरा, भूटान के दौरे पर वो थे, उस दौरे को बीच में रद्द कर दिया है, वो भी वापस चलिए विशाल लौटते हैं आपके पास हम फिर अपडेट के लिए। इस वक्त जानकारी आ रही है अमेरिका ने भी पुलवामा हमले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। तो
फौरन जो प्रतिक्रिया आई है वो अमेरिका की तरफ से आई है। ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और सीधा हम रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जैसा कि पहले आपसे जब बातचीत हुई थी और आपने कहा था कि जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ और खासतौर पे आतंकवाद पे जो उम्मीदें पूरी दुनिया रखती है पाकिस्तान से, हम कह सकते हैं अब अमेरिका की इस प्रतिक्रिया के बाद कि भारत जो लगातार बात कहता रहा है पाकिस्तान को लेकर, वो तमाम बातें साबित हो रही हैं अब कि आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है पाकिस्तान की ज़मीन पर। निश्चित तौर पे अभिलाषा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार पाकिस्तान पे दबाव बनाया था, उसकी आलोचना भी लगातार की थी कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को अपने रुख को बदलना पड़ेगा। और आज ही सुबह अमेरिका से एक एडवाइजरी भी आया कि जो अमेरिकी पाकिस्तान जा रहे हैं वे पुनर्विचार करें कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद से पूरी तरह भरा पड़ा देश है और अमेरिकी उधर की ओर न जाएं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज जो अमेरिका के राजदूत ने जो भारत के प्रति जो एक तरीके से कहें कि सहयोग देने की पूरी पेशकश की है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और हर तरीके के आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत के साथ लड़ाई करने के लिए अमेरिका तैयार है। तो इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान है, सबसे पहला बयान आया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की आलोचना करता रहा है आतंकवाद के मामले पे, उसके साथ भारत के साथ कहें कि एक तरीके से भारत और अमेरिका लगातार पाकिस्तान के मामले में एक रुख अपनाते रहे। और शुक्रिया अखिलेश, ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विशाल, आपका भी शुक्रिया। रविंद्र, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आइए अनिल चौधरी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके पास हम दोबारा रुक कर लें। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए सेक्रेटरी हमारे साथ। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो मॉडस ऑपरेंडी इस हमले का है, क्या उसमें कोई अलग बात आप देखते हैं? कई अहम बातें आ रही हैं कि स्थानीय लोगों के मदद से ही इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाता है। फिदाइन विस्फोट होता है, उसके बाद फिर गोलियां भी बरसाई जाती हैं। तो किस तरह से इतने प्लान ढंग से ये हमला हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्वॉय था जो आगे जा रहा था सैनिकों का। क्या कहेंगे आप, मॉडस ऑपरेंडी में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? अभिलाषा जी, आतंकवाद और आक्रमणकारी के पास हमेशा एडवांटेज होता है, वो अपना चूज करता है कहाँ हमला करेगा। तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा। अगर 2500 जवान जा रहे हैं एक साथ, तो वो देखेगा कहाँ करना है, जहाँ विकेट लेंगे। इसके बारे में छोड़ दीजिए, मैं दो बातें कहूँगा जी। वो राजनीति से प्रेरित बयानबाजी मैं सुन रहा हूँ, बहुत दुख होता है मुझे। इस देश में और कहीं भी ऐसा नहीं होगा। सब राजनीतिक गुट साथ मिलके कहते हैं हम मिलके आतंकवाद का सामना करेंगे। यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, नहीं ये वो करेंगे, ये यहाँ दिल्ली से बैठ के नहीं होगा। जो वहाँ पर है, कश्मीर में स्थिति है, जाके वहाँ पर जो हैं लोग, लोकल इंटेलिजेंस है, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आईबी है, रॉ है, पुलिस की इंटेलिजेंस है, बीएसएफ की इंटेलिजेंस है, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग काम करते हैं। सब एकजुट होकर काम करें और लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी इसके समस्या का समाधान होगा। नहीं हमले तो होते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आज यहाँ किया, कल वहाँ करेंगे, वो करेंगे। मैं यही मानता हूँ। और इसमें मोडस ऑपरेंडी की क्या बात है भाई? आरडीएक्स लोड करिए एक गाड़ी में, एक आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो इट्स अ सॉफ्ट टारगेट। और जिस बस में जितने लोग थे वो शहीद हो गए। हमारे यहाँ जान की कीमत कम है और पुलिस के और जितने भी जवान लोग हैं उनकी तो कीमत ज़्यादा ही कम है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं आतंकवाद से मैंने जूझा हूँ, कश्मीर में, मिजोरम में, कहीं भी सिर्फ पुलिस और आर्मी के बल पे नहीं हो पाएगा। सबको जुट के, और बयानबाजी ज़रा कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तमाम जो अहम बातें आपने बताई हैं कि किस तरह से इस मसले से निपटा जा सकता है कश्मीर में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को। सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कोई अहम लीड हमारे हाथ लगेगा इस हमले से जुड़ी हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश का बढ़ता हुआ क्षेत्र है और काले धन के इस्तेमाल पर रोक और नियमों के पालन से
जिससे इस क्षेत्र में आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने आज दिल्ली में रियल एस्टेट से जुड़ी संस्था क्रेडाई के तीसरे यूथ कॉन सम्मेलन में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर सेल्फ रेगुलेशन के साथ डिजिटल लेन देन के जरिए अपनी साख को बढ़ा सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे किसी भी तरह से विफल नहीं होने दिया जा सकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को क्रेडाई यूथ कॉन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई जरूरी है और इसके लिए क्रेडाई को कदम उठाने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काले धन के इस्तेमाल से लेकर बैंकों के लोन नहीं लौटाने की घटनाओं ने इस क्षेत्र की साख पर बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि क्रेडाई को सेल्फ रेगुलेशन के जरिए परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए और डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता लानी चाहिए। Real estate company accountable for delivering delay. You must also make the local body or the other authority responsible for the delay if they delay. This is an important aspect that has to be taken note by the government and also the other agencies, including state governments, municipal bodies, and also the town planning authorities, etc. Everyone has to focus their attention. रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका और महत्व के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश की जीडीपी में 7.9% का योगदान देता है और निर्माण क्षेत्र में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को स्वस्थ अर्थव्यवस्था के साथ साथ समावेशी और समान विकास के लिए जरूरी बताया। As I told you, it's an important sector of our economy and we cannot allow it to fail. We should take corrective action and industry bodies like yours should institutionalize an internal self-regulation mechanism. The growing NPA in real estate sector has not only affected banks but also dried up bank loans to the sector from 63% in 2013 to 17% in 2016, thereby accelerating the stress. This is an important aspect. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बिल्डरों को समय पर लोगों को घर मुहैया कराना चाहिए और इसके लिए सरकारी संस्थाओं की ओर से मंजूरी मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्रेडाई से कहा कि रियल एस्टेट के कामगारों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए। Real estate company accountable for delivering delay. You must also make the local body or the other authority responsible for the delay. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय क्रेडाई यूथ कॉन 2019 कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी संबोधित किया। Future of India with great responsibility, because truly I have found a sea change in the way this country thinks, in the way the youth of India behave, the way the youth looks at the future of this country. And over the last 3 or 4 years, you have seen a significant change in the mindset of this country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को इस सम्मेलन में शिरकत की थी। इसमें प्रधानमंत्री ने लेन देन में पारदर्शिता और जीएसटी के बाद आम लोगों के लिए घरों की कीमतों में कमी आने की बात कही थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल एलजी मामले में बड़ा फैसला सुनाया और जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा कि एसीबी, जांच आयोगों आदि पर केंद्र का अधिकार है, वहीं बिजली और जमीन के सर्किल रेट पर राज्य सरकार का अधिकार है। ऑल इंडिया सर्विसेज पर अधिकार को लेकर जस्टिस सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का फैसला अलग अलग रहा, जिस पर अब इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। हालांकि जस्टिस सीकरी ने सर्विसेज पर केंद्र सरकार का अधिकार बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल की राय ही मानी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। अधिकारों को लेकर यहाँ पर लड़ाई जारी रही है। इस पर्टिकुलर चीज पे चर्चा भी ये असामयिक है। ये लड़ाई अभी धीरे धीरे चलती रहेगी। तो जब आप गए हैं तो जाहिर सी बात है जो भी फैसला हो उसको आपको मानना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा सब जगह होता है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।